ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। किसी खास टॉपिक पर व्यक्ति के अपने ये विचार होते हैं, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। आज है संडे यानी कि रविवार। तो आज रात हम लोग 8 बजे लाइव आकर जुड़ेंगे। आप लोगों के जो भी सवाल रहेंगे, जो सुझाव रहेंगे, उन सब पर बातें की जाएंगी, तो आप लोग भी जुड़िएगा। अब बदलनी चाहिए दिल्ली की सूरत। अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ विधानसभा के लिए चुनाव हुए। कितनी सीटें हैं? विधानसभा में यहाँ 70 सीटें देखने को मिलेंगी। राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। यहाँ आप देखते हैं कि बीजेपी को बहुमत मिला और रेखा गुप्ता यहाँ की नई मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। और अगर आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद भाजपा ने मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार की विधायक रेखा गुप्ता का चयन एक बार फिर चर्चित किया है। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की प्रबल दावेदारों में नहीं थी, लेकिन भाजपा नेतृत्व में उन्हें ही इस पद के लिए उपयुक्त माना। उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाकर महिला सशक्तिकरण का संदेश तो दिया ही, यह भी बताया गया कि मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा अलग ढंग से सोचती है। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर केवल राजनीतिक संदेश ही नहीं दिया, बल्कि दिल्ली भाजपा की उस अंदरूनी राजनीति पर भी विराम लगा दिया जो किसी अन्य को मुख्यमंत्री बनाने से उभर सकती थी। और दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन वह लंबे समय से केंद्र और राज्य सरकार के बीच झगड़े का शिकार बनी रही। पिछले 10 से 12 वर्षों में आम आदमी पार्टी सरकार और मोदी सरकार के बीच झगड़ा होता रहा है। और जब केंद्र में किसी और की सरकार हो, राज्य में किसी और की सरकार हो, तो झगड़ा होते ही रहते हैं। और फिर दिल्ली तो केंद्र शासित प्रदेश है। और आप देखेंगे कि इसके पहले जब शीला दीक्षित 15 वर्षों तक के लिए मुख्यमंत्री थी, तो उनके शासनकाल के प्रारंभिक समय में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। इसके बाद भी दोनों में समन्वय और सहयोग देखने को मिला है। 2004 में केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार आ गई और दोनों सरकारों के बीच सामंजस्य कायम रहा। इसका लाभ दिल्ली को मिला और उसका ठीक ठाक विकास भी हुआ। और इससे दिल्ली की सूरत सबरी। और दिल्ली पर केवल राजधानी में रहने वाली आबादी का ही बोझ नहीं है, वह एनसीआर के शहरों की आबादी के दबावों को भी झेलती है। चूंकि आम आदमी पार्टी सरकार केंद्र सरकार से हर मसले पर उलझी रहती रही, इसलिए बीते 10 वर्षों में उसकी सही से विकास नहीं हो पाया। उसका आधारभूत ढांचा चरमरा गया। दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में एक बड़ी संख्या में अन्य राज्यों के लोग भी रहते हैं। और आप देखते हैं उत्तर भारत के लोग बड़ी संख्या में नौकरी की चाह में दिल्ली और एनसीआर के शहरों में आते रहते हैं। और इससे दिल्ली के आधारभूत ढांचे पर आबादी का दबाव बढ़ता रहता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीए ने राजधानी के गांवों की जमीनें अधिग्रहित कर नियोजित कॉलोनियां तो बनाई, लेकिन उसने गांव के नियोजित विकास पर ध्यान नहीं दिया। और इससे इन गांवों और उनके आसपास अनियोजित विकास होता रहा। वोट बैंक की राजनीति के कारण वहां नियोजित विकास नहीं किया गया। राजनीतिक नुकसान की वजह से दिल्ली के अनियोजित विकास को रोकने के लिए किसी भी दल की सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए। देखना है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली के अनियोजित विकास को नियोजित करने के लिए कड़े फैसले ले पाएंगी या नहीं ले पाएंगे। और दिल्ली में न केवल आप देखिए देश भर के लोग रहते हैं, बल्कि काम के सिलसिले में वे यहाँ अभी आते भी रहते हैं। ये लोग दिल्ली की दुर्गति देखते हैं और उसकी चर्चा करते हैं। इससे भी दिल्ली की नकारात्मक छवि बनती है। और दिल्ली को लुटियंस जोन कहे जाने वाले इलाके की शानो शौकत अलग ही दिखती है। यहाँ केंद्र सरकार के कार्यालय भी है, मंत्री, सांसद, नौकरशाह, न्यायाधीशों के आवास भी है। इस क्षेत्र की देखभाल एनडीएमसी यानी कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद करती है। उससे दिल्ली की एमसीडी अर्थात दिल्ली नगर निगम करता है। एनडीएमसी और एमसीडी के अधिकार क्षेत्र वाले इलाकों की अलग अलग सूरत के चलते आप देखते हैं कि लोगों को यहाँ संदेश यही संदेश जाता है कि कार्यपालिका, विधायिका
और न्यायपालिका के लोगों ने अपने क्षेत्र को तो संवार रखा है, लेकिन बाकी दिल्ली को उसके हाल पर छोड़ रखा है। यह संदेश इसलिए भी जाता है क्योंकि बेतरतीब विकास के चलते एमसीडी नियंत्रित इलाकों का आधारभूत ढांचा बुरी तरह चरमराया हुआ था दिखता है। और इस चरमाए हुए ढांचे से दिल्ली और यहाँ आने वाले देश विदेश के नागरिक दो चार होते रहते हैं। एमसीडी के अधिकार क्षेत्र वाली दिल्ली में टूटी सड़कें तो दिखती ही है, यातायात जाम और गंदगी भी नजर आती है। दिल्ली में से बहने वाली यमुना भी बुरी तरह प्रदूषित है, यमुनोत्री से निकलती है ना, और इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि वोट बैंक की राजनीति के कारण दिल्ली में झुग्गी बस्तियां बन गई हैं। उन्हें नियमित भले ही कर दिया जाता हो, लेकिन वे नागरिक सुविधाओं से वंचित ही दिखते हैं, और इस सबका देश के नागरिकों पर आप देखते हैं कि अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। और यह भी किसी से छिपा नहीं है कि सर्दियाँ आते ही दिल्ली का सबसे प्रदूषित शहर बन जाता है दुनिया का। और ऐसे समय जब देश को विकसित बनाने की बात हो रही हो, हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर की राह पर है, तब राजधानी का बेतरतीब विकास दिल्ली के नागरिकों की समस्या बढ़ाता है और देश की छवि को भी नुकसान पहुंचाता है। आखिर जब देश की राजधानी में ही बेहतरीन विकास हो रहा है और यहाँ के लोगों को खुशहाल जीवन यापन करने में कठिनाई पेश आ रही हो, तब देश के आम लोग और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर यकीन कैसे करेगा कि भारत तेजी से तरक्की करता देश है। और जब राजधानी में बेहतरीन आधारभूत शहरी ढांचा ना हो और यहाँ नागरिक सुविधाओं का अभाव देखने को मिलता हो, तब शेष देश के हाल का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। और आप देखते हैं दिल्ली में आधारभूत ढांचे की चुनौतियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर करना होगा। ऐसा होने की उम्मीद इसलिए बढ़ गई है क्योंकि अब यहाँ रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही भाजपा की डबल इंजन सरकार बन गई है। कुछ समय बाद यह सरकार ट्रिपल इंजन भी हो सकती है क्योंकि एमसीडी में भी भाजपा को बहुमत मिलने के आसार है। अब यह अपेक्षा बढ़ गई है कि दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार मोदी सरकार के बीच सामंजस्य से सीख गई दिल्ली के नागरिकों को एक सुंदर और प्रदूषण मुक्त राजधानी देखने को मिलेगी। यह अपेक्षा पूरी होनी चाहिए। संजय गुप्त के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। और देखिए क्या रहता है कि राज्य सरकार अगर और केंद्र सरकार मिलकर काम करे ना, तो उसका बेहतर क्रियान्वयन हो सकता है, बेहतर आप देखते हैं योजनाएं लागू हो सकती हैं। लेकिन जब टकराव बना रहता है तो बहुत सारे काम नहीं हो पाते हैं। खुश करने वाली खबरों का तांता। आज जब भी मोबाइल फोन की घंटी बजती है तो मन में यह खटकने लगता है कहीं ये तो नहीं है, ये हास बैंक कसा जा रहा है। देखना हो तो देख सकते हैं। भारत में आयात में सोने की हिस्सेदारी देख लीजिए। 2019 में आप देखिए आंकड़े प्रतिशत में 6.40%, और 2020 में 5.95, 2021 में 8.77, 2022 में 7.53, 2023 में 6.59 और 2024 में 6.71 आपको देखने को मिलेगा। और देखिए हमारे देश में आप सभी जानते हैं कि सोना बड़ा अप्रिय है महिलाओं के लिए, तो आप देखते हैं खासकर सोने की बात। ये उत्तरदायित्व बोध ऊर्जा। उत्तरदायित्वों के साथ जीवन का गहरा संबंध है। ये जीवन की गतिशीलता और सफलता के आधार हैं। धरती का हर जीव इनका बोझ लेकर जन्म लेता है, जिसे न केवल अपने वर्ण समाज के कल्याण के लिए उतरना भी पड़ता है, अन्यथा जीवन खुद के लिए भी बोझ बन जाता है। अपने परिपोषण का दायित्व तो पशु पक्षी भी निर्वहन कर लेते हैं, किंतु जीवों के विकास क्रम में मानव बौद्धिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित प्राणी है। अतः जीवन का उद्देश्य महान होने से उसके दायित्व भी गुरुतर है, किंतु मानव सेवा से बड़ा कोई दायित्व नहीं है, और जिसका निर्वहन हर मानव का प्रथम कर्तव्य है। किंतु इसके लिए दायित्व बहुत जरूरी है, क्योंकि दायित्वों का विस्मरण एक सामाजिक दुर्घटना है जो अपने साथ समाज एवं देश को भी अपंग बना देती है। और जब एक सामान्य व्यक्ति अपने दायित्वों को विस्मृत कर देता है तो इससे होने वाली आत्मिक एवं सामाजिक क्षति का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। वस्तुतः आप देखिए मानव जीवन सौ के लिए नहीं पर के लिए होता है, पर परार्थ भाव से किया गया जीवन यापन 100 की पूर्ति स्वयं कर लेता है। दायित्व बोध सामाजिक एवं राष्ट्रीय उन्नयन का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। श्री राम का चरित्र दायित्व बोध का सर्वोत्तम उदाहरण है। वह प्रजाजनों को इसका बोध कराते हुए कहते हैं कि देव दुर्लभ मानव शरीर को पाकर भी जिसे अपने दायित्व का बोध नहीं हुआ, वह आत्महंता की गति को प्राप्त होता है और दुष्परिणाम के लिए ईश्वर एवं समय का दोष देता है। दायित्वबोध कराने में सबसे बड़ी भूमिका माता पिता की होती है। बच्चे को जन्म देना ही उनका कर्तव्य नहीं है, उन्हें सुशिक्षित कर जनसेवा के लिए अंतर्मन को अभिमंत्रित कर देना भी उसका कर्तव्य है, और इसमें मातृशक्ति की भूमिका महनीय है। और आइए हम भी अपने अंतर्मन में राष्ट्र एवं समाज के लिए दायित्वबोध जागृत करें। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, पढ़ लिया करिएगा, देख लिया करिएगा। सुधार की राय
शहर दिल्ली में भाजपा सरकार बनते ही राजधानी के बुनियादी ढांचे में सुधार की आशा जगी है और इसकी पुष्टि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके मंत्रियों के बयानों से भी होती है। लेकिन जितना जरूरी यह है कि दिल्ली की सूरत सबरे उतनी ही इसकी भी कि देश के अन्य शहरों की भी तस्वीर बदले। माना माना कि दिल्ली के बुनियादी ढांचे में सुधार न हो पाने की एक बड़ी वजह यह है कि राज्यों के अंदर में अलग अलग दलों की सरकारें थी और उनमें तकरार होती थी रहती थी। लेकिन देश के अन्य शहरों में तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। अधिकतर शहरों के स्थानीय निकायों का प्रतिनिधित्व सत्तारूढ़ दल के प्रतिनिधि कर रहे हैं। उनका प्रशासन राज्य सरकारों के तहत काम करने वाली नौकरशाही के हाथ में है। आखिर ऐसे शहरों की सूरत बदलने का काम क्यों नहीं हो पा रहा है? इस प्रश्न पर सभी राज्य सरकारों को गंभीरता से विचार करना चाहिए और इसकी आप देखते हैं क्या करना चाहिए और आप देखते हैं कि इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि शहरों के बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता पर ध्यान ना दिए जाने के कारण देश के प्रमुख महानगर भी समस्याओं के घेरे में घिरते चले जा रहे हैं और बेगंदगी यातायात जाम से तो त्रस्त रहते हैं ही, नागरिक सुविधाओं के अभाव से भी जूझ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में से तो गंभीर किस्म के वायु प्रदूषण से भी घिरते जा रहे हैं और इसके चलते जो नगरीय जीवन सुखमय होना चाहिए वह कष्टकारी बनता जा रहा है। और इसलिए और भी क्योंकि छोटे बड़े शहरों में आबादी तो तेजी से बढ़ती चली जा रही है लेकिन उस अनुपात में नागरिक सुविधाओं का स्तर सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। और इस शहरों की आप देखते हैं कि बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के जो प्रयत्न होते हैं वे इसलिए अपर्याप्त साबित होते हैं क्योंकि एक तो ऐसा करते समय दीर्घकालिक जरूरतों को ध्यान में नहीं रखा जाता और दूसरे वे अनियोजित विकास का पर्याय अधिक होते हैं। ऐसा इसलिए अधिक होता है क्योंकि शहरों के बुनियादी ढांचे को सुधारने और संभालने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों पर होती है वे हर समस्या का फौरी समाधान खोजने की ताक में अधिक रहते हैं। शहरों के बुनियादी ढांचे में सुधार को केवल इसलिए प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए कि उनमें आबादी बढ़ रही है बल्कि इसलिए भी दी जानी चाहिए कि क्योंकि वे आर्थिक विकास के इंजन हैं। बेहतर बुनियादी ढांचे वाले शहर जहां देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं वहीं रोजगार के अवसर भी पैदा करते हैं। अच्छा हो कि केंद्र सरकार इसके लिए विशेष जतन करे और राज्य सरकारें अपने शहरों की दशा सुधारने के लिए तत्पर हो। केंद्र सरकार शहरों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए राज्यों को आर्थिक सहायता अवश्य दे लेकिन इस संदेश के साथ कि उनकी सूरत संभालने का दायित्व उनका ही है। ये सुसंगत नीति बने। बिहार की राजधानी पटना और राज्य के दूसरे शहरों में फुटपाती दुकानदारों के चलते सड़क जाम की समस्या स्थायी बन चुकी है। और देखिए बिहार की पटना की बात नहीं है, देश के कई हिस्सों में इस तरह की समस्या देखने को मिलता है। जिला और नगर प्रशासन समय समय पर इन्हें हटाने के लिए अभियान चलाता है। 2-4 घंटे या 2-4 दिन के भीतर फिर पुरानी स्थिति लौट आती है। आरोप तो यह भी है कि अवैध तरीके से दुकान लगाने के एवज में दुकानदारों को कुछ देना भी पड़ता है। फुटपाती दुकानदार आपको बताएंगे कि कौन दिन के किस समय की वसूली करके चला जाता है। असल में फुटपाथ पर दुकान लगाने और उसे हटाने का सिलसिला लंबे समय से चल रहा है। समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। विधानमंडल के दोनों सदनों में कई बार यह मुद्दा उठा है और सरकारों की ओर से हर बार यही कहा गया है कि समस्या का स्थायी निदान किया जाएगा। कुछ शहरों में वेंडिंग जोन भी बनाए गए लेकिन ये दुकानों की संख्या के लिहाज से काफ़ी नहीं है। इस समस्या को 2 स्तर पर देखना होगा। पहला यह कि जाम के कारण यातायात व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। दूसरा स्तर ये कि फुटपाथ की दुकानों से कई परिवारों की परवरिश होती है और इसके ग्राहक भी सामान्य लोग ही होते हैं। इन दुकानदारों को अतिक्रमणकारी घोषित कर लगातार दंडात्मक कार्रवाई करना उचित नहीं होगा। ये बाहर के लोग नहीं हैं और इसी राज्य और समाज के लोग हैं और इन दुकानों की कमाई पर ही निर्भर हैं। दूसरी तरफ सड़क पर वाहन बिना बाधा के चले यह भी जरूरी है। सरकार सुसंगत नीति बनाए, इन दुकानदारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करे। सरकार यह काम कर सकती है क्योंकि शहरी क्षेत्रों में भी सरकारी जमीन के कई टुकड़े खाली पड़े हुए हैं और इनमें से कई पर संपन्न और दबंग लोगों का कब्जा भी है। और चलिए एक बार बिहार घूम के आते हैं हम लोग। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ना, देख लीजिए। ये है बिहार पटना, इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखिए उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में आप देखिए 243 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं। लोकसभा में 40 सीटें हैं। 98,940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और कौन है? आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिलेंगे। उम्र बढ़ने की रफ्तार थामने की कोशिश। दुनिया में पिछले कुछ वर्षों से शोधकर्ता कोशिकाओं के स्तर पर मानव जीवन काल बढ़ाने के लिए रहस्यों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। उनका मुख्य फोकस टेलीमियर पर है क्योंकि उससे छोटा होने पर बुढ़ापा आता है। आखिर टेलोमियर क्या होती है? टेलोमियर दरअसल कोशिकाओं के नाभिक में स्थित गुणसूत्र क्रोमोसोम के सिरों पर एक सुरक्षात्मक संरचना है जो जूते की फीते की नोक की तरह काम करती है। टेलोमियर कोशिकाओं के डीएनए को सुरक्षित रखने और कोशिकाओं की वृद्धि और विभाजन को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समय के साथ टेलोमियर छोटे होते जाते हैं
और इसकी वजह से कोशिकाएं स्वस्थ विकास के लिए विभाजित होने की अपनी क्षमता खो देती हैं और कुछ अंततः मरने लगती हैं। मनुष्य में कोशिकाओं के स्तर पर टेलोमियर का अध्ययन कर हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। और अब आप देखिए, वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के विज्ञानियों ने बुढ़ापा रोधी शोध को आगे बढ़ाने के लिए मानव जैसे छोटे टेलोमियर वाले चूहे विकसित किए। मानव जैसे छोटे टेलोमियर मानव शरीर और अंगों में आयु वृद्धि के अध्ययन को आसान बनाते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार यह वास्तव में मानव के टेलोमियर वाला पहला माउस मॉडल है, क्योंकि इस मॉडल में टेलोमियर वयस्क ऊतकों में व्यक्त नहीं होता। और अब उनका लक्ष्य यह है देखना है कि चूहों में उम्र कैसे बढ़ती है। उनके अध्ययन का एक दूसरा लक्ष्य उम्र से संबंधित बीमारियों से मुक्त जीवन की अवधि को बढ़ाने के लिए रणनीतियों की खोज करना है। इस कार्य के भविष्य की दवाओं और उपचारों के विकास के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। दीर्घावधि में यह बुढ़ापारोधी रणनीतियों का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, जिनका उद्देश्य टेलोमियर की रक्षा करने के लिए कोशिकाओं को सक्रिय करना और जीवन को काल को बढ़ाना है। कई बीमारियां कोशिकाओं के स्तर पर उत्पन्न होती हैं, इसलिए दवाओं को लक्षित करना एक सामान्य रणनीति है। शोधकर्ता यह अध्ययन भी कर रहे हैं कि नींद मानव स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है। संशोधित चूहों का उपयोग यह देखने के लिए किया जाएगा कि नींद की कमी और जीवन के अन्य तनावों का टेलोमियर विनियमन उम्र वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। टेलोमियर उम्र वृद्धि को कैसे नियंत्रित करता है। पहले इसका अध्ययन दूध में अलग अलग मानव कोशिकाओं का उपयोग करके किया जाता है था, और नए माउस मॉडल की खासियत यह है कि इससे पूरे जीव में उम्र बढ़ने की प्रक्रिया का निरीक्षण किया जा सकता है। शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि आयु वृद्धि मानव दीर्घायु कैंसर पर अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए संशोधित चूहों को अन्य शोध टीमों के साथ साझा किया जाएगा। नया माउस मॉडल दुनिया भर में विज्ञानियों को इन कोशिकाओं प्रक्रियाओं का पता लगाने के लिए एक मूल्यांकन उपकरण प्रदान कर सकता है। चलिए, ये आप देखिए टिप्पणियाँ रहती हैं, देखना हुआ अगर तो देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल दी जाती, तो वहाँ से जाकर आप लोग पढ़ लिया करिएगा। भारत व हिंदुत्व के विरुद्ध आर्थिक मदद। अमेरिका में राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप भारत के संदर्भ में एक सनसनीखेज बयान दिया है। ट्रंप पिछले वर्ष भारत में हुए लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अमेरिका द्वारा करोड़ों डॉलर फंडिंग किए जाने की बात कही है। हालांकि आमतौर पर यह मदद शिक्षा, स्वास्थ्य, लोकतंत्र को मजबूत करने के नाम पर दी जाती है, परंतु भारत में जिस मंशा से यह रकम प्राप्त की गई है उससे कई सवाल भी पैदा होते हैं, जिन पर आप देखिए नए सिरे से विचार किया जाना चाहिए। चलिए, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। आज तो आप देखते हैं कि क्या है, संडे है तो कम ही काम के आर्टिकल रहते हैं, किताबें रहती हैं, तो देखना हुआ देख सकते हैं। एक आजकल यहाँ कॉलम बड़ा अच्छा लिखा जा रहा है, इसे जरूर देख लीजिएगा। ये आप देखिए, पर्यावरण संरक्षण में धर्म की भूमिका, जलवायु परिवर्तन और कुंभ। तो प्रयागराज महाकुंभ में अभी तक 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लोग यहाँ डुबकी तभी लगा पा रहे हैं जब उन्हें यहाँ अविरल जल मिल पा रहा है। जलवायु परिवर्तन का ही कारण है कि धरती माता की धमनियों के रूप में जिन नदियों को अविरल बहना चाहिए था वे सूखती जा रही हैं। अनुमान कीजिए, अगर शरीर की रक्त धमनियां सूख गई तो शरीर की स्थिति क्या होगी। अगर धरती माता की धमनियां सूख गई तो या प्रदूषित हो गई तो उसकी क्या स्थिति होगी। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय समस्याएं वैश्विक स्तर पर गंभीर हो रही है। ऐसे में पवित्र नदियों व आध्यात्मिक परंपराओं से संबंध के साथ महाकुंभ सामाजिक चेतना को प्रभावित करने के लिए एक असाधारण मंच प्रदान करता है। बीते रविवार को आप देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण निदेशालय और पर्यावरण अनुसंधान संगठन आई फॉरेस्ट के सहयोग से कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन के विषय एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें 1000 से अधिक प्रतिभागियों और 30 वक्ताओं ने भाग लिया है। वक्ताओं ने धार्मिक संस्थानों, सरकारी निकायों, नागरिक समाज और शिक्षाविदों के प्रतिनिधि शामिल थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मेलन का उद्घाटन किया और भारत के पर्यावरण से गहरे और अटूट संबंध को स्वयं उजागर किया। संतों ने भी प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण में धर्म के महत्व को साझा किया। धर्म और समाज आपस में गहरे से जुड़े हैं, इसलिए आप देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने में संत समाज की भूमिका भी बहुत मायने रखती है। उनके कहे को लोग मानते भी हैं और जीवन में अपनाते भी हैं। इस सम्मेलन ने पवित्रता और स्थायित्व के बीच सेतु बनाने का प्रयास किया है, यह मान्यता देते हुए कि आस्था समुदाय अपनी नैतिक शक्ति और लोकप्रिय पहुंच के साथ जलवायु संकट के खिलाफ संघर्ष में अपरिहार्य सहयोगी है। और यदि हम उन्हें सहेजेंगे नहीं तो केवल कथाएं बनकर रह जाएंगी। हमारा राष्ट्र तभी प्रगति करेगा जब हमारे पर्यावरण प्रगति करेगा। यह सिर्फ जल नहीं, अब अमृत है। एक और आपको बात बताऊं, जैसे मान लीजिए कहते हैं कि पीपल के पेड़ को नहीं काटना चाहिए और या बरगद के पेड़ को नहीं काटना चाहिए या पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि आप देखते हैं वो कहते हैं कि इसमें भगवान, कोई कहता है ये भगवान इसमें निवास करते हैं, कोई कहता है ये भगवान निवास करते हैं कि भैया। और देखिए, एक आप देखिए साइंटिफिक रीजन से देखें तो कहते हैं पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो आप देखिए कि पेड़ को बचाने के लिए कोई साइंटिफिक रीजन बताता है, कोई धार्मिक रीजन बताता है, उद्देश्य एक ही है कि पेड़ों की रक्षा हो। समझ रहे हैं?
धर्म आस्था में समाज को प्रभावित करने की अपार शक्ति है। जलवायु परिवर्तन परिवर्तन तक तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि यह जनमानस से सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ती। कुंभ आध्यात्मिकता की गहन अभिव्यक्ति भी है, जो ज्ञान, आत्मबोध और विविध संस्कृतियों तथा मान्यताओं के बीच सद्भाव की मानवता की शाश्वत खोज का प्रतीक है। कुंभ मेला अंतर धार्मिक संवाद को बढ़ावा देने में, शांति को प्रोत्साहित करने में और भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत को प्रदर्शित करने में एकीकृत शक्ति के रूप में कार्य करता रहा। यह समस्त जीवों के प्रति हमारी करुणा और सहिष्णुता की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। सभी धर्मों की शिक्षाएं सिद्धांत पर्यावरण संरक्षण को रोकने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हिंदू धर्म प्रकृति को दिव्य मानता है और उसके संरक्षण को मानव का पवित्र कर्तव्य के रूप में स्थापित किया गया। इसकी शिक्षाएं एवं सिद्धांत प्रकृति के साथ सामंजस्य पर जोर देती है। यह सिद्धांत कहते हैं कि प्रकृति की देखभाल करना न केवल मानव विकास बल्कि आध्यात्मिक उत्थान के लिए भी आवश्यक है। ये सिद्धांत सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है, जो जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए बताइए आप लोग। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद।